नमस्कार दोस्तों। आज है 8 अगस्त। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फिलहाल चल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में हम आज ये चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे। इस फिलहाल में हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे और किस तरह से जो नेशनल लीडर हैं वो इंडिया को फ्रीडम दिलाते हैं, तो ये सारी बातें अभी फिलहाल में चल रही हैं। इस टॉपिक के 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और यहाँ पे हम क्वेश्चन 157 से डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जो एमसीक्यू है मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूं, आपको समझा चुका हूं। और दोस्तों कल का गैप हो गया। दोस्तों वैसे आपको पता है मैं कई सारे मुझको डिपार्टमेंट डील करने होते हैं और इन्हीं डिपार्टमेंट के तहत अभी मैं प्रेजेंटली एक रिमोट एरिया में बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम्स जाती हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या जो नेटवर्क है, दुनिया 4G 5G 6G पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे 2G टाइप से नेटवर्क रहता है। तो इस तरह से जो लेक्चर है वो अवेलेबल कराना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कभी कभी जो बेसिक चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो नहीं मिल पाती हैं अभी। और मैं कुछ 4-5 दिन इस तरह से ऐसी कंडीशन में रहने वाला हूँ, तो कोशिश करूँगा कंसिस्टेंसी बनी रहे। फिलहाल में अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन 157, आज का जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, हु वॉज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1925 के टाइम पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, तो वहां पे इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर रहते हैं उनमें से एक जो पर्सन रहता है वो एज ए स्पीकर इलेक्ट होता है। तो वो पर्सन कौन रहता है? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल एंड CR दास। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता है, विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन 158 बात करेंगे, लिखा हुआ है द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वॉज। बोला जा रहा है कि जो महात्मा गांधी ने कई सारे मूवमेंट लॉन्च करे थे अपने टाइम पीरियड पे, तो जो पहला ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे फर्स्ट मास मूवमेंट देखने को मिलती है महात्मा गांधी के द्वारा, तो वो ऐसा कौन सा मूवमेंट रहता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिगो मूवमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो मास मूवमेंट देखने को मिलता है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिलता है। सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सब आप देखते हैं। और फिर इसके बाद जो गांधी जी जो एक मास मूवमेंट क्रिएट करते हैं तो वो होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जो फाइनली चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद में उसको बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन 159 लिखा हुआ है, हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट लीग ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो इसको कौन फाउंड करता है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस एंड लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इंडिपेंडेंट लीग मोतीलाल नेहरू फाउंड करते हैं। क्वेश्चन 160 की बात करूंगा, लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हु वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब भारत का जो इंडिया स्ट्रगल चलता रहता है इंडिपेंडेंस के लिए, तो पहला ऐसा कौन लीडर रहता है जो कि फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह, सबसे पहले आपका सत्याग्रह करता है? तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे एंड महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। महात्मा गांधी वो पहले पर्सन रहते हैं जो सत्याग्रह लॉन्च करते हैं पहली बार। क्वेश्चन 161 लिखा हुआ है, साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो रहते हैं तो वो वहां से साबरमती आश्रम से इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं। तो ये जो जगह है साबरमती आश्रम, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? ठीक है, तो ये अहमदाबाद का जो आउटस्कर्ट एरिया है वहां पे साबरमती आश्रम आपको देखने को मिल जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 162 की बात करूंगा, लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड फ्रीडम। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया को जब आज़ादी मिल जाती है तो INC का ऐसा कौन सा लीडर रहता है जो कहता है कि INC मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको बाइंड अप कर लेते हैं? तो C राजगोपालाचारी, आचार्य JB कृपलानी, महात्मा गांधी एंड JP नारायण। तो यहाँ पे महात्मा गांधी रहते हैं। ठीक है, तो जो INC रहती है अब उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस बचता नहीं है, तो इस तरह से ये बयान देते हैं कि इसको बाइंड अप कर लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन 163 की बात करूंगा, लिखा हुआ है, गांधी जी टुक अप दांडी मार्च एज ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था या सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट रहता है, तो गांधी जी इसके ड्यूरेशन में दांडी मार्च को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है ये दांडी मार्च आपका कब देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये 12 मार्च 1930 के टाइम पे साबरमती आश्रम
तो बैकग्राउंड में अभी इवनिंग का टाइम चल रहा है और आसपास के पड़ोस में सभी लोग छत पे घूम रहे हैं और कोई बच्चा रो रहा है बैकग्राउंड में, सब डिस्टर्ब हो गया। क्वेश्चन 163 बता रहा था, तो मैं बता रहा था कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने दांडी मार्च कब लॉन्च करा था। तो दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 के टाइम पे देखने को मिलता है दोस्तों। ये साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं गांधी जी और 24 दिन के बाद ये 6 अप्रैल 1930 पे गांधी जी दांडी पे पहुंचते हैं और वहां पे जो सॉल्ट लॉ था, और ये मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो ब्रिटिशर रहते थे तो वो सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली लगाते थे, ठीक है, और किसी को नमक नहीं बनाने देते थे, और नमक एक बेसिक एमिनिटीज है, बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है। तो गांधी जी इसको अपोज करने के लिए आपका सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं, लेकिन उससे पहले वो दांडी मार्च करते हैं 24 डेज का, जो कि आपका 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930 तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया था दांडी मार्च कब लॉन्च करते हैं, तो ये रहता है आपका 12 मार्च 1930। क्वेश्चन 164 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो नेम दिए गए हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन रहता है जो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह करता है, तो वो पर्सन रहते हैं आपके विनोबा भावे। क्वेश्चन 165 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे जो वेरियस एक्ट के नेम दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा एक्ट है जिसको जवाहरलाल नेहरू न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी करके बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लेकर जो नेहरू जी थे वो ये बोलते हैं कि ये न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी है। क्वेश्चन 166 लिखा हुआ है हु रोट अनहैप्पी इंडिया। तो ये बुक अनहैप्पी इंडिया कौन लिखते हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं और इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देखने को मिलता है आपको 1885 के टाइम पे। फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है 1906 के टाइम पे। इसके बाद दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखने को मिलता है, और ये जो बॉडी थी ये 31 अक्टूबर 1920 के टाइम पे देखने को मिलती है। इसके जो फाउंडर थे वो आचार्य JB कृपलानी थे, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं वो लाला लाजपत राय देखने को मिलते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग देखने को मिलती है दोस्तों। ये बनती है 24 सितंबर 1932 को, और ये जो बॉडी थी इसको बाद में नाम दिया गया था हरिजन सेवक संघ। जब आप इस तरह से पूरी मैचिंग करोगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 168 की बात करूंगा, लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी इन। बोला जा रहा है कि आईएनसी के जो लीडर रहते हैं तो वो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो वो किस ईयर में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 के टाइम की ये बात थी दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया था कि जो 1929 रहता है तो रावी रिवर के किनारे पे जो जवाहरलाल नेहरू रहते हैं वो पहली बार जो भारतीय जो झंडा था तो उसको फहरा देते हैं, और बाद में 26 जनवरी 1930 के दिन से जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस रहती है इसके जो लीडर्स रहते हैं 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 169 लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है, 1942, 1945, 46, 47। तो यहाँ पे 1946 के टाइम पे आपको कैबिनेट मिशन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 170 की बात करूंगा, लिखा हुआ है कि जो हिस्टोरिक पूना पैक्ट देखने को मिलता है 1932 के टाइम पे, जो पूना पैक्ट या जो पूना समझौता है वो देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एक पर्सन है जो कि इस पैक्ट को सिग्नेटरी नहीं रहता है, साइन नहीं करता है। तो यहाँ पे BR अम्बेडकर, गांधी जी और मदन मोहन मालवीय दोस्तों ये सिग्नेटरी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो C राजगोपालाचारी रहते हैं ये इसके सिग्नेटरी नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 171 लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देश आजाद हो जाने के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो ये रहता है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 172 लिखा हुआ है व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड। दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी, चौरा चौरी, ठीक है, सब मैंने बताया है कि किस तरह से चौरा चौरी इंसिडेंट हो जाता है और फिर बाद में जो गांधी जी रहते हैं इसको सस्पेंड कर देते हैं। तो ये 1922 के टाइम की बात है। क्वेश्चन 173 की बात करेंगे, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले असर्शन देख लेते हैं।
लिखा हुआ है कि प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन के अगेंस्ट में 1928 में लाहौर के अंदर जो लाला लाजपत राय रहते हैं तो एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए। तो सही बात है दोस्तों। लिखा हुआ है साइमन कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। ठीक है, तो इसमें सारे वाइट लोग रहते हैं, किसी इंडियन मेंबर को इसमें जगह नहीं दी जाती, इस कारण इसका अपोज होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं और रीजन भी सही दिया हुआ है। तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 174 की बात करूंगा। लिखा है J&K बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन होता है महाराजा हरि सिंह के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, तो उसके बाद जो JK रहता है वो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है इंडिया का। तो ये वो डेट रहती है 26 अक्टूबर 1947 के टाइम पे JK इंटीग्रल पार्ट बनता है इंडिया का। क्वेश्चन 175 की बात करूंगा। लिखा है हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल जो आर्मी फॉर्म होती है सिंगापुर के अंदर, तो बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस इसके कमांडर बनते हैं, लेकिन उससे पहले कमांडर इन चीफ कोई और रहता है, तो उसका नाम पूछा गया है कि कौन रहते हैं वो। ठीक है, ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, मेजर फुजुहारा एंड कैप्टन सूरजमल। तो यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह जो रहते हैं वो आपको INA इंडियन नेशनल जो आर्मी रहती है उसके कमांडर रहते हैं, और बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस उसके कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। क्वेश्चन 176 की बात करूंगा दोस्तों। यहाँ पे फिर से कुछ मूवमेंट के नाम दिए गए हैं, सत्याग्रह के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे हमको फिर से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है 1917 के टाइम पे। तीन कटिया सिस्टम चलता रहता है, गांधी जी मीडिएटर बन के आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो डेथ ऑफ तिलक, जो आपके बाल गंगाधर तिलक रहते हैं तो इनकी डेथ देखने को मिल जाती है दोस्तों। और बाल गंगाधर जो तिलक रहते हैं तो 1920 के टाइम पे, ठीक है, 5 अगस्त 1920 के टाइम पे जो तिलक थे तो इनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद दांडी मार्च मैंने अभी बताया था दोस्तों कि 12 मार्च 1930 के टाइम पे शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 पे खत्म होता है। शिमला पैक्ट 1945 में देखने को मिलता है। जब ये आप सारा पूरा अरेंज करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 177 की बात करूंगा। लिखा हुआ है द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ। दोस्तों मैंने बताया था कि एक जगह पे त्रिपुरी में जो मीटिंग रहती है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और सुभाष चंद्र बोस लास्ट ईयर भी जो INC रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और फिर त्रिपुरी जो सेशन होता है तो उसमें वो फिर से मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाह रहे रहते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्प्यूट की कंडीशन देखने को मिलती है, और ये डिस्प्यूट था सुभाष चंद्र बोस और राइट विंग लीडर के बीच में। तो बोला जा रहा है ये त्रिपुरी सेशन के बाद जो कांग्रेस रहती है तो ठीक है, इनके बीच में ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है सुभाष चंद्र बोस और राइट विंग। तो बोला जा रहा है कि किस बात को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे ए रीजन जो दिया हुआ है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, कि जो पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट था वो इस बात पे आधारित था, फॉर्मेशन ऑफ CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी। बाकी सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं पॉलिसी टूवर्ड्स प्रिंसली स्टेट, तो ये गलत बात दी हुई है। एटीट्यूड टूवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे ये बात भी गलत दी हुई है। एंड डबल मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मेंबर, तो ये सभी गलत दिए हुआ है। क्वेश्चन 178 की बात करूंगा। लिखा हुआ है गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज। ठीक है, तो ये कई बार बताया 1970 के टाइम पे चंपारण मूवमेंट लॉन्च होता है। ठीक है, और यहाँ पे तीन कटिया सिस्टम चलता है। इंडिगो की खेती करने के लिए जो ब्रिटिशर रहते हैं वो फोर्स करते हैं, तो फिर गांधी जी आते हैं और जो इंडिगो वर्कर्स रहते हैं तो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं गांधी जी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 179 लिखा हुआ है द गोल ऑफ लाहौर कांग्रेस वॉज। ठीक है, तो जो लाहौर कांग्रेस होती है 1929 के टाइम पे, तो ये इसका फाइनली गोल क्या देखने को मिलता है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अपने भारत देश के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, नहीं भाई, फेडरल गवर्नमेंट चाह रहे थे, नहीं। ये फाइनली 1929 के टाइम पे जब लाहौर सेशन होता है तो जो INC के लीडर रहते हैं ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमको टोटल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। 180 क्वेश्चन लिखा है द मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव द कॉल फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन।
तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग रहती है ये फाइनली डिसाइड कर लेती है कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान के तौर पे। तो वो ऐसी इन्होंने जो डिमांड रहती है, ठीक है, इस तरह का जो कॉल रहता है ये किस ईयर में देखने को मिलता है? 1939, 40, 41, 42। तो 1940 के टाइम पे मुस्लिम लीग की ये डिमांड फाइनली सामने आती है। क्वेश्चन 181 लिखा हुआ है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिसाइड ओवर द INC? बोला जा रहा है कि पहली जो वुमन रहती है जो कि INC को प्रिसाइड करती है, ठीक है। तो पहली वुमन दोस्तों आपको एनी बेसेंट देखने को मिलती है, और यदि पहली इंडियन वुमन करके पूछा जाता है तो फिर यहाँ पे आपका सरोजनी नायडू करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 182 की बात करूंगा, लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म प्रोवाइड्स फॉर। दोस्तों ये 1990 के टाइम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये क्या ऑफर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे डायर की ऑफर करी गई थी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गलत है, पार्शियल इंडिपेंडेंस गलत है, एंड सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। तो दोस्तों कम्युनल जो इलेक्टोरेट है पाकिस्तान के लिए, तो वो तो इन लोगों ने कर दिया था 1919 के टाइम पे, उसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन के लिए कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको डायरकी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, डायरकी देखने को मिलती है इस एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन 183 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, बताया था आपको कि जो अंबेडकर रहते हैं और गांधी जी रहते हैं तो इनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अंबेडकर हमेशा से जो बैकवर्ड जो पब्लिक रहती है, ठीक है, तो उनकी वकालत करते रहते हैं। फिर बाद में गांधी जी पूना पैक्ट करने के बाद थोड़ा सा जो हरिजन लोग रहते हैं उनके फेवर में आ जाते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसे बोला जाता है ऑल इंडिया हरिजन संघ महात्मा गांधी। 184 की बात करूंगा, लिखा है एम ऑफ द स्वराज पार्टी। दोस्तों आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहता है, और फिर चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद एक पार्टी को फॉर्म करा जाता है जिसे बोलते हैं स्वराज पार्टी, और मैंने बताया था CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके लीडर रहते हैं। अब बोला जा रहा है कि ये बनाई क्यों गई थी, इसका क्या एम था? एजिटेट फॉर टोटल फ्रीडम, बायकॉट दी कांग्रेस मूव्स, एंटर द लेजिस्लेचर एंड रैक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन। तो दोस्तों ये बात सही दी हुई है, यहाँ पे जो पार्टी के जो लीडर्स थे ये चाह रहे थे कि किस तरह से हम भी लेजिस्लेचर के थ्रू काम करें और जो गवर्नमेंट है उसको अंदर से हिला डालें, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना चाह रहे थे, सिस्टम के अंदर आना चाह रहे थे। इस तरह से ये जो पार्टी थी इसका एम देखने को मिलता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 185 की बात करूंगा, लिखा हुआ है जय हिंद, ये स्लोगन किसका था? महात्मा गांधी, JLN एंड सुभाष चंद्र बोस, BG तिलक। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का ये स्लोगन देखने को मिलता है जय हिंद। क्वेश्चन 186 की बात करूंगा, लिखा हुआ है When was the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ? ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड क्यों कर दिया गया था? चौरा चौरी इंसिडेंट था, मैंने आपको बताया था, और आई थिंक 8 या 9 फरवरी को तब ये इंसिडेंट होता है, और बाद में 12 फरवरी 1922 को जो गांधी जी थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 187 की बात करूंगा, लिखा है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा पहला पर्सन रहता है जो कि इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी इंडिया के बाहर फॉर्म करता है, स्टेब्लिश करता है। तो वो पर्सन कौन देखने को मिलता है? एम एन रॉय, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों रास बिहारी बोस ये करेक्ट ऑप्शन है, और बाद में जो इंडियन नेशनल आर्मी रहती है तो इसको कमांडर इन चीफ सुभाष चंद्र बोस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन पहला जो पर्सन रहता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो कि इंडिया के बाहर INA फॉर्म करता है, तो वो रास बिहारी बोस आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 188 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु अकम्पेन्ड भगत सिंह टू बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली इन दिल्ली? तो अब बोला जा रहा है भगत सिंह ने जो सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं दिल्ली में, तो उनको अकम्पेन कौन करता है, उनका साथ कौन देता है? चंद्रशेखर आजाद, भाग जतिन, बटुकेश्वर दत्त एंड प्रेमानंद। दोस्तों ये बटुकेश्वर दत्त वो पर्सन रहते हैं जो कि भगत सिंह के साथ देते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? तो दोस्तों 1919 के टाइम पे रॉलेट एक्ट आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन 190, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो तेभागा मूवमेंट है 1946 के टाइम पे, ये हमको कब देखने को मिलता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, पंजाब, गुजरात एंड बंगाल। तो दोस्तों आपको जो तेभागा मूवमेंट है ये आपको बंगाल एरिया में देखने को मिल जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों ये जो तेभागा मूवमेंट है तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार रहते हैं, और उनके जो टेनेंट्स थे तो उनके बीच में ये तेभागा मूवमेंट देखने को मिलती है। क्रॉप के शेयर को लेके ये पूरा डिस्प्यूट होता है। यहाँ पे जो टेनेंट्स थे तो उनका ये कहना था कि जो भी टोटल ओवरऑल क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें 3 शेयर हमको मिलना चाहिए, और जो 1/4 शेयर है ये लैंडलॉर्ड्स के पास जाना चाहिए। तो इस तरह से ये तेभागा मूवमेंट आपको 1946 में बंगाल के अंदर देखने को मिलता है, और किस वजह से होता है ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन 191 लिखा हुआ है, हु हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो INA इंडियन नेशनल आर्मी का जो चार्ज रहता है रास बिहारी बोस किसको ऑफर कर देते हैं, या सुभाष चंद्र बोस को किसने ऑफर करा था? तो रास बिहारी बोस वो पर्सन रहते हैं। ठीक है, और बाद में जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। क्वेश्चन 192 की बात करूंगा, लिखा हुआ है स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश कब होती है? मोतीलाल नेहरू और CR दास इसको फॉर्म करते हैं 1923 के टाइम पे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 193 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। तो यहाँ पे ऐसा कौन पर्सन का, यहाँ पे जो 4 नेम दिए गए हैं तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी करके बोला जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, शौकत अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कंसीडर करा जाता है या फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। क्वेश्चन 194 लिखा हुआ है कि व्हेन वाज दी आजाद हिंद फौज फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो आजाद हिंद फौज रहती है तो ये कब फॉर्म होती है? 1 सितंबर 1942 के टाइम पे आपको आजाद हिंद फौज का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन 195 लिखा हुआ है हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों अब ये तो सभी को पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है हमारे देश के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन 196 की बात करूंगा, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1935 में कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, या कौन सा स्टेटमेंट है जो कि उसको रिलेट नहीं करता है? डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस। तो दोस्तों ये गलत बात दी हुई है, डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस। बाकी सारी जो बातें हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंप्लीमेंट कर देते हैं, प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे देते हैं, और ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी जाती है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 197 की बात करूंगा, लिखा हुआ है द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943। 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी आपको एग्जिस्टेंस में देखने को मिलती है सिंगापुर के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 198 लिखा हुआ है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, और फिर खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले चंपारण देखने को मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 199 लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पे असर्शन और रीजन की बात दी गई है, तो सबसे पहले असर्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ है लॉर्ड लिनलिथगो डिस्क्राइब द अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 एज द मोस्ट सीरियस रिवोल्ट आफ्टर द सबॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस समय जो 1942 का टाइम चल रहा रहता है, वहां पे जो वाइसराय रहता है लॉर्ड लिनलिथगो, इसी समय पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है जिसको अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। तो अब 1942 पे जो लॉर्ड लिनलिथगो है वाइसराय, ये अगस्त मूवमेंट को लेके बोल रहा है कि 1857 के टाइम पे जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी उसके बाद का जो सबसे सीरियस टाइप का रिवोल्ट है वो मतलब अगस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये बात सही दी हुई है दोस्तों, ये सही में ही ऐसा हुआ था। और यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि पीसेंट ज्वाइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर इन सम प्लेसेस। तो दोस्तों ये बात भी सही है कि जो पीसेंट रहते हैं वो लार्ज नंबर में कुछ एरिया में इनसे जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन है इस बात का वो प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बातें दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे रीजंस प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 200 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ British India came forward with a plan for a united and independent existence. At the time of partition of India, which one of the following province of British India came forward with a plan for a united and independent existence? तो दोस्तों ये पंजाब के बारे में बात चल रही है कि जब देश का जो बंटवारा होता है तो विच वन ऑफ द, यहाँ पे ऐसी कौन सी प्रोविंस रहती है ब्रिटिश इंडिया की जो आगे आके बात करती है प्लान फॉर ए यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि पूरा
जो इंडिया है वो यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, तो ऐसी कौन सी जो प्रोविंस रहती है इस तरह से बात करती है, तो वो दोस्तों यहाँ पे आपकी पंजाब देखने को मिलती है। और दोस्तों इसका रीजन भी है, यदि आपको यहाँ पे लॉजिक नहीं पता हो तो थोड़ा सा एक जनरल समझ भी सकते हैं कि पंजाब जो एरिया है इसका पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि होता बंगाल का भी है, लेकिन यहाँ पे पंजाब करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 201 की बात करूंगा, लिखा है द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। दोस्तों जो बाल्कन प्लान है या इसी को माउंटबेटन प्लान करके बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इंडिया और जो पाकिस्तान रहते हैं इसको पार्टीशन कर दिया जाता है, तो बोला जा रहा है बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो माइंड रहता है ये किसका था, मतलब इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का फ्रेगमेंटेशन करने का, तो यहाँ पे जो वाइसरॉय रहता है वो लॉर्ड माउंटबेटन देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 202 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रपोज्ड टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लीडर्स के नेम दिए गए हैं 1920 में कांग्रेस का जो अहमदाबाद सेशन होता है, तो वहां पे कौन सा ऐसा पर्सन रहता है जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करता है, तो वो रहते हैं आपके हसरत मोहानी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 203 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटगोंग आर्मरी रेड। दोस्तों ये चिटगोंग आर्मरी रेड मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, खेले हम जी जान से। यहाँ पे जो करंट में जो बांग्लादेश है तो वहां पे आपको चिटगोंग देखने को मिलता है, और चिटगोंग में जो सूर्य सेन रहते हैं तो वो जहां पे आर्म्स रखे रहते हैं गवर्नमेंट के, उनको कैप्चर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 204 की बात करूंगा, लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स या लाल कुर्तीस कॉल्ड फॉर। तो बोला जा रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे खुदाई खिदमतगार जिनको लाल शर्ट या लाल कुर्ती करके बोला जाता था, तो बोला जा रहा है कि ये कौन लोग थे, इनका क्या काम था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि जो खुदाई खिदमतगार या जो रेड शर्ट थे तो ये पठान नेशनलिस्ट रहते हैं, और पठान नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पठान नेशनलिस्ट रहते हैं और ये जो कॉलोनियल टाइम पीरियड चलता रहता है तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करने वाले पर्सन रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो खुदाई खिदमतगार थे ये पठान नेशनलिस्ट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन द यूनियन ऑफ पश्तून ट्राइबल, तो ये पश्तून तो नहीं थे, तो ये गलत दिया हुआ है। द अडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स एंड मेथड फॉर टेरराइजिंग एंड फाइनली आउटसिंग ऑफ कॉलोनियल रूरल, तो ये भी गलत दिया हुआ है यहाँ पे कि ये टेररिस्ट टैक्टिक्स को यूज करते हैं। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि द अडॉप्शन ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, तो ये सब भी यहाँ पे दोस्तों गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 205 की बात करूंगा, लिखा हुआ है कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है। यहाँ पे असर्शन की बात करूंगा, लिखा हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन इन द इंडियन नेशनल अपसर्ज ऑफ द अर्ली 1930 वाज वीक, ठीक है। तो असर्शन रीजन दिया गया है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1930 के टाइम पे जो इंडियन नेशनलिस्ट अपसर्ज देखने को मिलता है, मतलब जो भारतीय राष्ट्रवादी जो उभार चल रहा रहता है उस समय 1930 के टाइम पे, तो भारतीय राष्ट्रवादी उभार या जो अपसर्ज देखने को मिलता है, इसमें जो लेबर पार्टिसिपेशन था, इसके जो इफेक्ट थे वो बहुत कमजोर थे दोस्तों। तो ये बात सही दी हुई है यहाँ पे कि उस समय जो भारतीय राष्ट्रवादी मूवमेंट या जो उभार देखने को मिलता है, तो ये बहुत जो लेबर पार्टिसिपेशन रहता है उसका जो इफेक्ट था वो बहुत कमजोर देखने को मिलता है। रीजन दिया हुआ है द लेबर लीडर्स कंसिडर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज बुर्जियोस एंड रिएक्शनरी। तो दोस्तों ये बात भी सही है कि यहाँ पे जो लेबर लीडर्स देखने को मिलते हैं, तो ये जो इंडियन नेशनल लीडर्स या कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनकी आइडियोलॉजी को मानते थे कि ये बुर्जुआ या रिएक्शनरी है। बुर्जुआ जो टर्म में आप जानते ही हैं, जो अमीर वर्ग था तो उसको ये इजाद किया गया था फ्रांस मूवमेंट में, आपको ये देखने को मिलता है फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 206 की बात करूंगा, लिखा है द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। अब बोला जा रहा है कि आखिरी मौका जिससे इंडिया का जो पार्टीशन था उसको रोका जा सकता था, तो वो खत्म हो जाता है विद द रिजेक्शन ऑफ। तो यहाँ पे
किसके साथ ये बात खत्म हो गई थी? क्रिप्स मिशन, राजगोपालाचारी फॉर्मूला एंड कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के साथ इंडिया का जो फ्यूचर है वो तय हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 207 की बात करूंगा। लिखा हुआ है द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1935। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिशर रहते हैं ये एक्ट लेके आते हैं, इंडियन एक्ट ऑफ 1935। तो बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिशर रहते हैं तो प्रिंसली स्टेट और जो फेडरल यूनियन ये लोग प्रपोज करते हैं कि पूरा इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसमें इनका रियल इंटेंशन क्या रहता है ब्रिटिशर का? तो यहाँ पे ये बात पूछी गई है। पहला लिखा हुआ है एक्सरसाइज मोर एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट। बोला जा रहा है कि जो प्रिंसली स्टेट है जो ब्रिटिशर रहते हैं तो इसको ज्यादा डायरेक्ट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाह रहे थे इसके ऊपर। तो ये गलत दिया हुआ है। बी ऑप्शन दिया है इन्वॉल्व द प्रिंसेस एक्टिवली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनी। इन्वॉल्व दी प्रिंसेस, तो ये भी गलत दिया हुआ है कि चाह रहे थे महारानियां या जो प्रिंसेस हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। गलत है। फाइनली इफेक्ट द कंप्लीट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर करना चाह रहे थे, तो ये भी गलत दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्टिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स। तो दोस्तों ये बात सही दी हुई है। जो ब्रिटिशर रहते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बहुत ज्यादा शातिर लोग थे। ठीक है, तो नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो अच्छा मतलब मूवमेंट चलता रहता है और वो डर रहे थे कि कहीं इंडिया आज़ादी को गेन ना कर ले। तो इस तरह से ये हरकतें करते रहते थे, लड़वाने की कोशिश करते रहते थे। तो इनका यही कोशिश थी कि जो नेशनलिस्ट लीडर हैं इंडिया की, जो एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिन चल रही है तो उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके प्रिंसली स्टेट के थ्रू। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 208 की बात करूंगा। लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये मैं बता चुका हूं आपको पिछले लेक्चर्स में, जैसे ही देश आजाद हो जाता है तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस रहती है उसका बहुत ज्यादा रोल रह नहीं जाता है, और गांधी जी तो वैसे ही बोल चुके थे कि इसको बंद कर दो। ठीक है, तो जैसे ही देश आजाद होता है तो जो सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो उसके पार्टीशन के टाइम पे प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलता है तो लॉर्ड माउंटबेटन रहता है, और उसके बाद जो इंडियन पर्सन रहता है वो जेबी कृपलानी देखने को मिलते हैं दोस्तों आपके। जेबी कृपलानी दोस्तों मैं आपको पिछले लेक्चर्स में वैसे भी बता भी चुका हूं कि जो बी ग्रेड के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो प्राइमरी लीडर्स रहते हैं, तो वो दूसरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहे थे लाइक प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उस पे फोकस कर रहे थे, और जो बाकी सेकेंडरी लीडर थे तो इनको चांस मिल नहीं पाते थे। तो यहाँ पे जेबी कृपलानी पावर में आते हैं। क्वेश्चन 209 की बात करूंगा। लिखा हुआ है व्हेन कांग्रेस लीडर्स कंडेम द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फ्रॉम दी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हेन कांग्रेस लीडर कंडेम द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कई सारे जो कांग्रेस के लीडर रहते हैं ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी उसको कंडेम करते हैं, और कई सारे जो मॉडरेट्स लीडर रहते हैं वो पार्टी को छोड़ देते हैं। फ्रॉम दी लेफ्ट द पार्टी टू फ्रॉम द इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 210 लिखा है विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर बात चल रही है तो देख लेते हैं। लिखा है द रॉलेट एक्ट अराउज्ड ए वे पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो रॉलेट एक्ट आता है तो ये बहुत खतरनाक तरीके से आक्रोश की एक लहर पैदा कर देता है इंडियन लोगों के अंदर, और जिसके कारण जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिलता है। सही बात है। सेकंड लिखा है सुभाष चंद्र बोस फॉर्म दी फॉरवर्ड ब्लॉक। सही बात है। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ HSRA। तो ये बात भी सही है। डी ऑप्शन लिखा है इन 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 के टाइम पे हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब RTC हो जाती है फर्स्ट वाली, फिर इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिलता है आपका 1932 के टाइम पे। तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 211 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। बोला जा रहा है कि जो अंतरिम कैबिनेट बनती है 1946 के टाइम पे तो इसको हेड कौन करता है। तो दोस्तों सभी को पता है एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मेरे को दूल्हा बनना है वो पर्सन थे आपके JLN जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 212 लिखा हुआ है द लीडर ऑफ द बारदौली सत्याग्रह। दोस्तों बारदौली सत्याग्रह मैंने बताया था 1928 के टाइम पे देखने को मिलता है।
बॉम्बे के अंदर टैक्स हाइक हो जाता है, तो फिर मीडिएट करने सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, फिर वहाँ की जो विमेंस रहती हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल देती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 213 लिखा हुआ है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार करी गई थी तो इसका आधार क्या था, बेस क्या था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका बेस रहता है, उसके बाद ये रिपोर्ट देखने को मिलती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 214 लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ऐसा कौन सा पर्सन रहता है जो कि स्वराज को इस तरह से डिफाइन करता है कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। तो ये जो पर्सन रहते हैं मौलाना हसरत मोहानी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 215 लिखा हुआ है द नेम ऑफ द फेमस पर्सन of India who returned the knighthood conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा पर्सन रहता है जो अपनी नाइटहुड की जो उसको टाइटल मिला रहता है तो उसको रिफ्यूज कर देता है, वापस कर देता है और प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट द एट्रोसिटीज इन पंजाब इन 90। मतलब वहाँ पे जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है तो इसके रिस्पॉन्स में जो रविन्द्रनाथ टैगोर रहते हैं तो अपना जो नाइटहुड का टाइटल रहता है उसको लौटा देते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 216 चौरा चोरी, आउटरीच, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, दांडी मार्च, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। दोस्तों इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो चलिए बताता हूं आपको। 1909 के टाइम पे मार्लोमेंटो रिफॉर्म आते हैं आपके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या रिफॉर्म 1919 के टाइम पे आए थे दोस्तों। चौरा चौरी जो आउटरीच रहता है ये 1922 के टाइम पे देखने को मिलता है। और दांडी मार्च तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 तक देखने को मिलती है। जब आप पूरा का पूरा ये अरेंज करोगे तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 217 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिखा हुआ है ऑन द ईव ऑफ लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे, उस ईव के टाइम पे आस्क द गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिजाइन। तो गांधी जी बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को कि आप रिजाइन कर दीजिए, सही बात है। सोल्जर से बोल देते हैं कि आप अपनी पोस्ट को छोड़ दें, सही बात है। और लिखा हुआ है आस्क द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल। बोला जा रहा है कि यहाँ पे गांधी जी जो थे वो जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, तो वहां पे जो प्रिंसेस थे उनसे बोल रहे थे कि आपकी जो लोकल पब्लिक है इनको सॉवरेनिटी प्रोवाइड करें, उनकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करें। तो ये बात भी सही है। यहाँ पे जो सारी बातें सही हो जाती हैं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 218 लिखा हुआ है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज ए कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। 1935 का एक्ट था, जो चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने एक जगह पे अपना जो मिनिस्ट्री रहती है वो नहीं बना पाती है। तो कहाँ की बात करी जा रही है? बिहार, मद्रास, उड़ीसा एंड पंजाब। तो यहाँ पे आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पंजाब की ये बात है। क्वेश्चन 219 लिखा हुआ है एट विच कांग्रेस सेशन वाज द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथोराइज्ड ए लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कहाँ का जो कांग्रेस सेशन रहता है जहां पे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी रहती है वो ये डिसाइड करती है लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो दोस्तों ये लाहौर सेशन की बात चल रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, ये रावी नदी के किनारे नेहरू जी थोड़ी सी अल्कोहल पी के झंडा फहरा देते हैं। अब जैसे भी फहराया हो दोस्तों, लेकिन हुआ तो था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 220 देखिए, किसी भी चीज को अदरवाइज मत लीजिएगा। यहाँ पे किसी भी नेशनल लीडर या जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उनकी डिसरिस्पेक्ट करना मेरा मतलब नहीं होता। मैं सिर्फ चीजों को थोड़ा फनी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से याद रह सके, सिर्फ इतना सा लॉजिक रहता है मेरा। क्वेश्चन 220 की बात करूंगा। लिखा हुआ है इन अक्टूबर 1920 हु ऑफ द फॉलोइंग हेडेड ए ग्रुप ऑफ इंडियंस गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है अक्टूबर 1920 के टाइम पे ताशकंद के अंदर, ठीक है, एक पर्सन रहता है
जो कई सारे इंडियंस को गैदर करता है और उनको हेड करता है, लीड करता है ताशकंद के अंदर, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सेटअप करा जा सके। तो वो पर्सन कौन था जो कि इंडियंस पीपल को गैदर करके उनको हेड करता है, लीड करता है? तो वो रहता है आपका एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन 221 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो 4 पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स की बात करता है? ठीक है, तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को लेकर बात करी जा रही है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फंडामेंटल राइट्स या इकोनॉमिक प्रोग्राम की जो बात थी, इससे जुड़े जो रेजोल्यूशन थे, ये किस सेशन में पास करे गए थे या किसने करवाए थे? तो वो JLN 1931 कराची सेशन को लेकर बात करी जाती है। क्वेश्चन 222 यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। लिखा है, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। तो ये गलत दिया हुआ है। शिमला कॉन्फ्रेंस के टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं आया रहता है, वहां पे जो वेवेल था, वेवेल जो वाइसरॉय रहता है वो देखने को मिलता है, तो ये गलत दिया हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है, इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 टुक प्लेस व्हेन द इंडियन सेलर इन द रॉयल इंडियन नेवी एट बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि इंडियन नेवी का रिवोल्ट देखने को मिलता है 1946 के टाइम पे, जहां पे जो इंडियन सेलर्स रहते हैं रॉयल इंडियन नेवी के, बंबई और कराची में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, ये अपना रिवोल्ट कर देते हैं। तो ये बात सही दी हुई है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 223 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन दी फर्स्ट RTC डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। तो दोस्तों ये सही बात है। ये अंबेडकर वो पर्सन रहते हैं जो कि तीनों की तीनों RTC को अटेंड करते हैं, और इसका गोल क्लियर था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको मेरे को राइट्स दिलाना है। तो ये पहली RTC में जाके वहां पे डिमांड करने लगते हैं, तो सही बात है ये। दूसरी बात लिखी हुई है, इन दी पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन दी लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज। दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। पूना पैक्ट तो करा गया था गांधी जी अंबेडकर के बीच में, और जो डिप्रेस सेक्शन है तो उनको रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेशन दिया गया था, लेकिन ये सिविल सर्विस में बोला जा रहा है कि इनके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन दी थर्ड RTC, तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पहली RTC और जो थर्ड RTC रहती है, इसमें जो INC के लीडर रहते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 224 लिखा हुआ है, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि त्रिपुरी जो कि जबलपुर में एक जगह है, वहां पे गांधी जी और आपके जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं इनके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो फिर जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसे बोला जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 225 लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। 1935 का जो एक्ट है ये प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देता है, सही बात है। फेडरल कोर्ट के एस्टेब्लिश करने की बात करता है, सही बात है। और थर्ड लिखा है, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, ठीक है, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे फेडरेशन एस्टेब्लिश करने की बात करता है, इंडियन फेडरेशन की बात करता है सेंट्रल लेवल पे, तो ये बात भी सही है। तीनों बातें सही हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 226 लिखा हुआ है, अंडर हुज presidentship was the Lahore session of the INC held in the year 1929 wherein resolution was adopted to gain पूर्ण स्वराज from the British। तो दोस्तों ये लाहौर सेशन 1929 के टाइम पे होता है, ठीक है, और रावी रिवर के किनारे आधी रात को झंडा फहरा दिया था JLN जवाहरलाल नेहरू ने, और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन की बात करी गई थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 227 लिखा हुआ, विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। तो बोला जा रहा है कि जो अंतरिम सरकार बनती है, अंतरिम गवर्नमेंट बनती है 1946 के टाइम पे, तो वहां पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कौन सा पोर्टफोलियो
हेल्ड करते हैं, तो यहाँ पे वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 228 लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अराउज्ड ए वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड द मैसेकर ऑफ ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जिसके कारण आक्रोश की एक लहर फैल जाती है और ब्रिटिशर जलियांवाला बाग मैसेकर कर देते हैं। तो दोस्तों इससे पहले क्या होता है, रॉलेट एक्ट आता है 1919 के टाइम पे, और जो कांग्रेस के जो लीडर थे सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, और जो किचलू करके जो पर्सन रहते हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है और बाद में वहां पे मैसेकर हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रॉलेट एक्ट का एक्चुअली में विरोध हो रहा था वहां पे। क्वेश्चन 229 लिखा हुआ है हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो बुक है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, तो यहाँ पे ये किसकी बुक है? तो दोस्तों ये वो पर्सन रहता है वीपी मेनन। वीपी मेनन दोस्तों ये एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं और सेक्रेटरी रहते हैं, और आई थिंक एबीपी न्यूज पे एक प्रधानमंत्री करके एक पूरी सीरीज बनी थी, और टाइम मिले तो उसको देखिएगा। वहां पे पूरा का पूरा जो इंडिया का बैकग्राउंड है वो सब बताया हुआ है कि किस तरह से इंटीग्रेशन होता है इंडिया में, जो भी वेरियस रियासतें रहती हैं। तो यहाँ पे बीपी मेनन वल्लभ भाई पटेल के साथ में साथ साथ रहते हैं और आपका इंटीग्रेशन को अंजाम देते हैं। तो इस तरह से बाद में इन्होंने ये बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 230 की बात करूंगा, लिखा है अकॉर्डिंग टू बेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल। तो बोला जा रहा है बेबल प्लान में जो बेबल था वो बात करता है कि हिंदू और जो मुस्लिम हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको इक्वल मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सही दिया हुआ है, यहाँ पे असर्शन सही दिया हुआ है। रीजन की बात करते हैं, बेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उसको लगता था कि ऐसा जब मैं करूंगा तो इससे इंडिया का जो पार्टीशन है वो टल जाएगा, लेकिन ये रीजन नहीं है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 231 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। दोस्तों 1919 के टाइम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं, तो ये यहाँ पे उस समय जो वाइसराय रहता है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहता है। जब रॉलेट एक्ट पास करा जाता है तो इंडिया के अंदर वाइसराय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड देखने को मिलता है। क्वेश्चन 232 की बात करूंगा, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसरायज executive council in which all the portfolios including that the war members were to be held by the Indian leaders। तो बोला जा रहा है कि किसको लेके ये सारी बात चल रही है, ठीक है, जहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करी गई थी कि जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां पे जो भी पोर्टफोलियो हैं वो इंडियन मेंबर्स को दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग दी वॉर मेंबर्स वर टू बी हेल्ड बाय दी। सारे के सारे जो पोर्टफोलियो थे जिसमें जो वॉर मेंबर्स को लेके भी जो पोर्टफोलियो था वो सब भी इंडियन लीडर्स को ऑफर करा जाएगा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करा जाएगा। तो ये किसको लेके बात करी जा रही है? तो दोस्तों सिमला कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात चली गई थी कि जो भी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो वहां पे सारे जो पोर्टफोलियो है वो इंडियन जो लीडर्स हैं उनको दिए जाएंगे। क्वेश्चन 233 लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्री इंडियन लीजन। अब ये आर्मी को कौन सा जो पर्सन रहता है वो रेस करता है? तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन 234 की बात करूंगा, यहाँ पे असर्शन रीजन दिया हुआ है। असर्शन में लिखा है द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939। तो दोस्तों ये सही बात है, कांग्रेस जहां जहां पे सरकार बनाती है 1939 के टाइम पे कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज रहती हैं सभी प्रोविंस से रिजाइन कर देती हैं, सही बात है। रीजन दिया हुआ है कि कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइसराय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो ब्रिटिशर रहते हैं वो इंडिया को भी जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और ये कांग्रेस के लीडर को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे ये रीजन दिया हुआ है कि इस वजह से रिजाइन कर दिया था। तो ये बात भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों सही दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 235 की बात करूंगा, लिखा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर्स वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। अब बोला जा रहा है कि गांधी का कौन सा एक फॉलोअर था जो कि टीचर रहता है बाय प्रोफेशन। तो ये पर्सन रहते हैं जेबी कृपलानी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन 236 लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एक पत्रिका रहती है अबुल कलाम आजाद जिसे लॉन्च करते हैं तो कौन सी रहती है, तो अल हिलाल यहाँ पे वो पत्रिका रहती है। क्वेश्चन 237 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, देख लेते हैं। लिखा हुआ है द डिस्कशन इन दी थर्ड आरटीसी इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि थर्ड आरटीसी में जो फाइनली डिस्कशन होता है उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करा गया था। सही बात है। अब इसके बाद सेकंड लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन to the based on a union of the provinces of British India and the princely state। तो 1935 के टाइम पे जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, तो जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसमें यूनियन और ब्रिटिश इंडिया के तहत जो प्रोविंसेस आते थे, प्रिंसली स्टेट आते थे, उनको भी इंक्लूड करा जाना था। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दोनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन 238 दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ आई फ्लू भी हो रहा है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी है, बट डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल में कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहता है ब्रिटेन में जो कि इंडिया के अंदर क्रिप्स मिशन भेज देता है, तो यहाँ पे वो विंस्टन चर्चिल रहते हैं प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 239 लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो रॉलेट एक्ट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ये बहुत ज्यादा जनता के अंदर आक्रोश भर देता है। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है जो रॉलेट एक्ट था तो ये बात करता था कि जो इंडियन पर्सन है इनको बिना कोई दलील के, बिना कोई ट्रायल के उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, इट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 240 की बात करूंगा। लिखा हुआ है इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज द चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड। तो बोला जा रहा है विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह के आपके पहले लीडर रहते हैं, तो इसके बाद उनका दूसरा सत्याग्रही कौन रहता है? तो पंडित JLN जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 241 लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। लिखा हुआ है द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर। क्रिप्स प्रपोजल में क्या बात करी गई थी? पहला लिखा है फुल इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया। दोस्तों ये तो गलत दिया हुआ है। सेकंड लिखा हुआ है द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। हाँ, ये बात इतना ऑफर करा था क्रिप्स मिशन में, ये बोला गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी हम तैयार करवा देंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 242 साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन दी हुई है और यहाँ पे पूछा गया कि सही कौन सी दी हुई है। पहला ऑप्शन लिखा है इट रिकमेंड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। तो साइमन कमीशन ने ये ऑफर किया था, ये बात सही है कि ये बोल रहे थे कि जो डायरकी का सिस्टम है इसको रिप्लेस कर देते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं प्रोविंस के अंदर। तो सही बात है। सेकंड लिखा है इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट। तो इंटर प्रोविंशियल काउंसिल ऐसी कोई बात नहीं करी गई थी। सी ऑप्शन दिया इट सजेस्ट द अबॉलिशन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। तो ये भी गलत दिया हुआ है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में साइमन कमीशन ने ऑफर नहीं करा था दोस्तों। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है इट रिकमेंड्स द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस विद द प्रोविजन फॉर इंक्रीज्ड पे एंड अलाउंसेस फॉर ब्रिटिश रिक्रूट्स एज कम्पेयर टू इंडियन रिक्रूट्स। ये सब भी बोल बच्चन ने दोस्तों, ये भी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 243 की बात करूंगा। लिखा है आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट सी राजगोपालाचारी इशूड एन पैम्पलेट एंटाइटल्ड द वे आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए प्रपोजल ऑन दिस पैम्पलेट। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं ये एक पैम्पलेट निकालते हैं, ठीक है, जिसका नाम था द वे आउट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे उन्होंने इस पैम्पलेट के अंदर क्या प्रपोजल दिया हुआ था। लिखा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉर एडवाइजरी काउंसिल कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे उनको मिला के एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करी जाएगी। तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। Reconstitution of the Central Executive Council in such a way that all its members except the Governor General and Commander in Chief should be Indian leaders। तो बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा और यहाँ पे जो सारे मेंबर हैं वो इंडियन देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। सी ऑप्शन लिखा है फ्रेश इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ 1945।
1945 के आखिरी में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग फ्रेश इलेक्शन कराए जाएंगे एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी टू बी कन्वेंट एज सून, और जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी। तो ये भी गलत दिया हुआ है। इसके बाद लिखा है द सॉल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। दोस्तों अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने ये जो पेपर निकाला था सी राजगोपालाचारी द वे आउट, जिसको चक्रवर्ती या राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेपर रहता है यहाँ पे बात करी गई थी सॉल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। ठीक है, तो अब ये डेडलॉक चलता रहता है और ये पर्सन चाह रहा था कि इसको सॉल्व मैं कर दूं, तो इस तरह से इन्होंने ये पैम्पलेट निकालते हैं और जिसमें बात करी गई थी ए सॉल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। क्वेश्चन 244 लिखा हुआ अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद क्रिप्स मिशन। बोला जा रहा है कि क्रिप्स मिशन जब आता है इंडिया के अंदर तो कांग्रेस के कौन से ऑफिशियल नेगोशिएटर रहते हैं जो इससे बात करते हैं। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों लोग नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से विद द क्रिप्स मिशन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 245 लिखा हुआ है द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन द 7th प्रोविंस इन 1939। 1939 के टाइम पे जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रहती हैं वो सभी प्रोविंस से रिजाइन कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? पहला ऑप्शन दिया है द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन द अदर 4 प्रोविंस। तो यहाँ पे दोस्तों हमको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस रहती है वो बाकी 4 प्रोविंस के अंदर अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं कर पाती है, तो ये गलत बात दी हुई है, ऐसा तो नहीं था। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है इमरजेंस ऑफ लेफ्ट विंग इन दी कांग्रेस मेड दी वर्किंग ऑफ दी मिनिस्ट्रीज इम्पॉसिबल। तो ये भी गलत दिया हुआ है कि लेफ्ट विंग आ जाती है कांग्रेस के अंदर, इमरजेंस होता है जो कि मिनिस्ट्रीज को बनाना इम्पॉसिबल कर देता है। लिखा है देयर वर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस इन देयर प्रोविंस। तो ये भी गलत दिया है कि प्रोविंस के अंदर कम्युनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इसलिए ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 246 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहते हैं तो ये कौन सी पार्टीज को फॉर्म करते हैं? द पीसेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, पीसेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर से जुड़ी हुई नहीं है। बाकी सेकंड लिखा हुआ है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ठीक है, तो जो लोअर कास्ट डिप्रेस्ड क्लास उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने मेजोरिटी में काम करा था, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। और थर्ड लिखा है द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो दोस्तों ये इसकी वकालत करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, पहला ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन 247 लिखा है महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। तो दोस्तों ये गांधी जी रहते हैं, ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, उठा के इनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, वहां पे ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब बोला जा रहा है कि ये भूख हड़ताल क्यों बैठ गए थे भूख हड़ताल पे? तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि जो कम्युनल अवार्ड ऑफर करे जाते हैं जहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, जो कि गांधी जी कतई नहीं चाहते थे। और बाद में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट बोला जाता है। तो ये वो रीजन रहता है जिसके कारण गांधी जी 1932 पे फास्ट पे बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं मरने तक अपना फास्ट जारी रखूंगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 248 लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट का क्या मकसद रहता है? तो दोस्तों ये मैं बता चुका हूं कि जो इंडियन लोग थे उनको इम्प्रिजन करना रहता है विदाउट ट्रायल। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द लाहौर सेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर सेशन 1929 में रावी रिवर जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा देते हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? द कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार समझा रहा हूँ। 1929 में जो लाहौर सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू जिसको प्रिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास होता है उसमें ये बात करी गई थी कि अब इंडिया को फाइनली कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करना है, इससे कम कुछ पे भी हम लोग राजी नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वर रिजॉल्व इन दैट सेशन। तो ये गलत दिया हुआ है, ये 1916 के टाइम की बात है दोस्तों। और थर्ड लिखा है ए रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द 2 नेशन थ्योरी इन दी सेशन। तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों ये पिछले 3 लेक्चर या पिछले 2 लेक्चर और इस लेक्चर को मिलाकर टोटल 3 लेक्चर में हमने इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल था इसमें सारी बात चल रही थी कि इस तरह से इंडिया किस तरह से आज़ादी हासिल करता है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस रहती है उसका किस तरह से रोल देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं।
और ये पूरा लेक्चर अब आज फिनिश हो रहा है। इसके बाद दोस्तों मॉडर्न इंडिया के कुछ मिसलेनियस एमसीक्यू हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे कुछ 100 क्वेश्चन के लगभग में थे, जो कि मैंने कोशिश किया कि मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूं, लेकिन स्टिल ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है। लेकिन कोई नहीं, हमें लेक्चर लंबा नहीं, प्रोडक्टिव रखना है, काम का सीखना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।